अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल? बहुत कुछ हो गया। लास्ट टाइम जब भी मेट उस वक्त तक हमारा मैच नहीं हुआ था। अब वो मैच जो हम हारे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो मैच हो गया और वो हम हार गए। और अफसोस की बात यह है कि हमें कई दफ़ा उस मैच में जब हम चेस कर रहे थे, इतना बड़ा पहाड़ जैसा टारगेट लग रहा था कि मैच बन गया है और इंशाल्लाह वील सेल थ्रू, बट वी डिड नॉट मेक इट। उस पे आपने ओवर द वीकेंड तज्जिए तबसरे सब कुछ सुनी है। एक्चुअली वो इतना बड़ा टारगेट है कि हम कैसे, हाउ विल वी मैनेज इट, हमने इतना बड़ा टारगेट बनने कैसे दिया इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, कि जहां ऑलमोस्ट मतलब उससे ज़्यादा बड़ा बन रहा था वो तो हमने कर्टेल कर लिया सारे मामले को। अब्दुल्ला, आफ्टर अ व्हाइल हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं था, वो हमने कोई कर्टेल खास नहीं किया। वो बहुत बड़ा बन रहा था, चले इतना बड़ा नहीं बना लेकिन काफी बड़ा बन गया। मेरा ख्याल है कि हमारे बॉलर्स की कहीं ना कहीं मेहनत थी उस टारगेट को कर्टेल करने में, कंटेन करने में। अदरवाइज 450, 425 तो इजीली नजर आ रहा था, प्रेडिक्टेड स्कोर था। खैर, ये कमेंडेबल बात नहीं है, हमने 360 या इस तरह भी कैसे पहुंचने दिया, तो लिहाजा ये कह देना एक सेकंड कि हमने जी 400 नहीं बनने दिया। 20 ओवरों के इख्तिताम पर जब हम चेस कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि मैच बना जो भी हम उसको पूरा ना कर सके, हमारा मैच भी बनते बनते रह गया। बस बहुत सारी उसमें तज्जिए तबसरे बातें आपने सुन ली, लेकिन अभी भी करेंगे। वो ग्राउंड जो कि एक छोटा ग्राउंड कंसिडर किया जा रहा था, आई गेस मैक्सिमम 60 मीटर की बाउंड्री थी, उसमें हमारे बल्लेबाजों की स्ट्रेंथ कहाँ थी? एक्सेप्ट इफ्तिखार, करने वाले कोई भी उसको उठाकर बाउंड्री से बाहर क्यों नहीं फेंक रहा था? That is very true, लेकिन सैड बात यह है कि इफ्तिखार जिससे उम्मीदें थी, बिकॉज लिटरली ही वाज द ओनली वन जो लगता था कि वो आके उसके बाद मारना शुरू किया है, लेकिन बड़ा शॉर्ट लिव्ड उनकी इनिंग भी रही एंड ही डिड नॉट स्टे देयर, स्टिक देयर फॉर टू लॉन्ग। और अपनी कोताही की वजह से आई गेस हमने सारी विकेटें गंवाई। फिर जो हमारे सबसे इकोनॉमिकल बॉलर थे इफ्तिखार, और इनकी बात कर रहे हैं, उनके ओवर पूरे नहीं हुए। खैर, मट्टी पाओ जी, मट्टी क्या पाओ, मतलब हमारे चांसेस जाहिर है तो चांसेस मादूम होते हैं, कम होते हैं ना आगे जाने के। अभी टूर्नामेंट बाकी है, ट्रू 5 मैच हैं, जिसमें से एक मैच आज होना है हमारा अफगानिस्तान के साथ। तो जी पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आपको एक दफ़ा दोबारा याद दिला दें, अपना 5वां मैच जो है वो आज अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई में खेल रहा है पाकिस्तान। और चेन्नई की विकेट आम तौर पर बाय द वे स्पिनर्स के लिए जो होती है ना, वो मददगार साबित हुई है इन द पास्ट, और इसलिए अफगान स्पिनर्स पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। लिहाजा वी हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। अच्छी बात यह है कि एक तो पाकिस्तान का इस ग्राउंड में माजी का एक रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा है, और दूसरा कि कल कौमी क्रिकेट टीम ने जिस तरह स्पिनर्स के साथ नेट पर प्रैक्टिस की है, तो नजर यही आ रहा है कि पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो तैयार लग रहे हैं। एटलीस्ट लेट्स जस्ट हम पिछले मैच में भी यही कह रहे थे वैसे। अच्छा, अब मैं वो वाली लाइन कह रही हूं जो आप कह रहे थे। का कहना है कि मानते हैं हमने पिछले 2 मैचेस अच्छे नहीं खेले, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीत कर टीम दोबारा ट्रैक पर आ जाएगी। ये तो आप भारत वाले मैच के बाद भी सब यही कह रहे थे कि बस अब तो ट्रैक पर आ ही जाएगी, लेकिन ट्रैक पे आ ना सकी। होपफुली आज और अच्छे तरीके से आना। अच्छा, इमाम का क्या कहना है ऑन द अपकमिंग मैच, ये जो आज है, सुने। 4 मैच खेले हैं, 2-2 है, तो ऐसा नहीं है कि हम कॉन्फिडेंट हैं। हम बिल्कुल इस बात पे ज़रूर है कि हमने लास्ट 2 मैचेस अच्छे नहीं खेले, हम उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, और हमने बिल्कुल ये टाइम ऐसा है कि हमें अपनी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल अप टू द मार्क करनी पड़ेगी। और जिस पे बात करते हैं, और देखें ऑन द गिवन डे आप कैसा खेलते हैं ये बहुत मैटर करता है। बातें जितनी मर्जी आप कर लें हम अपने उसमें कि यार हमने ये करना है, लेकिन ऑन द डे आप कैसा खेलते हो ये बहुत मैटर करता है, और हमने बात भी की है, और इंशाल्लाह एक आपको नई टीम नज़र आएगी कल चेन्नई। चलिए इमाम गुड कि आप कॉन्फिडेंस साउंड कर रहे हैं, लेकिन 2-2 है। आपको तो प्रॉब्लम ये भी थी कि इमाम क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, वैसे मैं चाह रहा था कि ज़रा बाबर, जिनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, वो भी ज़रा आएँ। ठीक है, टीम मैनेजमेंट का फैसला होता है कौन खिलाड़ी जाके मीडिया को ब्रीफ करेगा, बात करेगा, लेकिन मतलब उस मैच के बाद बाबर इज़ नॉट स्टेपिंग अप नीदर इन हिज रोल एज अ कैप्टन और एज अ बैटर। और उसके बाद आके हम चाहते हैं कि हम उनकी बात सुने और हम उनसे पूछें, या सहाफ़ी उनसे पूछें। आई एम श्योर जो सहाफ़ियों की इंटरेक्शन है, बहुत से सवालात हैं जो वो बाबर से करना चाहते होंगे कि भाई आपने उसामा मीर, जिसे पागलों की तरह मार रहे थे वो लोग उठा के, उससे क्यों सारे ओवर करा लिए? ये बहुत बड़ा ठीक है, जो आपके इकोनॉमिकल बॉलर्स थे उनको आपने पूरे ओवर ही नहीं कराने दिए। मतलब इसके पीछे क्या पता चल रहा है कि वो वाले बॉलर्स जिनको वो नहीं मार पा रहे, तो आप उनको देना, क्यों आप सारे पूरे ओवर्स किसी और को देते चले जा रहे हैं? his own performance. So yes, हमें बड़ा फ़ख्र है, हमने बहुत बात की है, हम
बड़ा प्राउड फील करते हैं जब हम बाबर आजम का नाम लेते हैं। बाबर आजम, सिकंदर आजम, ये सारे नाम हम ही लोगों ने, हम और आपने मिल के रखे हैं ना। सो हमारा दिल भी दुखता है व्हेन इतने इंपॉर्टेंट मैचेस में, इतने इंपॉर्टेंट एज इन दुनिया क्रिकेट का सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है ना, इससे इंपॉर्टेंट क्या होगा? दिस इज़ वर्ल्ड कप। अगर उसमें ही हम जिन्हें शहनशाह मानते हैं वो अपनी शहनशाही ना दिखा पाएँ तो क्या फ़ायदा फिर ऐसी शहनशाही और बादशाहत का? ये सवाल बनता भी है ऑब्वियसली, बिकॉज देयर इज़ नो डाउट, वी नो हाउ गुड प्लेयर ही इज़, लेकिन वो गुडनेस जो है, वो एक्सपर्टीज़ जो उनकी है, वो जो उनकी नीच है, वो नज़र नहीं आ रही उस तरह। सो विदाउट पुटिंग हिम डाउन, सवाल तो डेफिनेटली ये बनता ही है। टीम को भी ऑब्वियसली हमें हल्का नहीं लेना है, क्योंकि हम पहले ऑल दो मैचेस इनसे जीते हैं, लेकिन हमारे मैच अक्सर इनसे फंसी जाते हैं। और भारत बाय द वे अपने मैचेस मुसलसल जीतता चला जा रहा है। पाकिस्तान को सिर्फ अफगानिस्तान को हराना ही नहीं है, एक्चुअली ऐसे हराना है कि हमारे हौसले भी बहाल हों, और वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान को एक शानदार किस्म की, एक होती है जीत, एक होती है शानदार जीत। अगर ये टारगेट करेंगे ना कि जीत, तो फिर तो मेरा ख्याल है पता नहीं आगे क्या चांसेस बनेंगे। अभी ज्वाइन करेंगे and then there are tough teams and then there are not so tough teams, although अफगानिस्तान को आप हल्का बिल्कुल नहीं ले सकते, लेकिन चैंपियन को हराया उन्होंने अभी बिल्कुल, लेकिन हैविंग सेड दैट हमारा रिकॉर्ड जो है वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट बहुत आला है, लेकिन बहुत फंस के भी हम जीते हैं उनके साथ। हाँ, बट जीते हैं ना, तो उसको मद्देनजर रखें और एकदम से जिसको कहते हैं ना इंटिमिडेट ना हो जाए। माना कि थिंग्स आर नॉट गोइंग आवर वे इन द टूर्नामेंट एट द मोमेंट, लेकिन फिर भी अभी आज के मैच पे अगर सिर्फ फोकस किया जाए तो इट्स अगेंस्ट अफगानिस्तान, जिनको हम काफी बार हरा भी चुके हैं। अच्छा जी, सिक्कू भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम कराची एंड फ्रॉम चेन्नई। आई गेस चेन्नई से हमें फैजान लाखानी। फैजान, आप पहुंच गए हैं चेन्नई, क्या मौसम है? ज़रा टीम का अहवाल बताइए। हौसले तो भारत से हारने के बाद भी हम यही रिपोर्ट कर रहे थे कि बुलंद हैं और अगला मैच अच्छा होगा, लेकिन जाहिर है अगला मैच हम नहीं जीत सके और तरह ना हुआ जिस तरह हमने सोचा था, और अब एक और इम्तिहान हमारे सामने आन खड़ा हुआ है। जी फैजान। यार अब भी 4 में से मतलब 2-2 पाकिस्तान का चल रहा है। ओवरऑल अगर आप यहाँ मौसम की बात करें चेन्नई का, तो ह्यूमिड है, थोड़ा सा गर्म मौसम है, बिट क्लोजर टू जैसा हमारा कराची का मौसम होता है अगस्त में, उस तरह का यहाँ चेन्नई में मौसम है। बाकी यार पाकिस्तान टीम का माहौल इतना कोई बुरा नहीं है, अगर जिस तरह लग रहा है कि 2 शिकस्तों के बाद होना चाहिए, या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 शिकस्तों के बाद बिल्कुल गिर गई होगी टीम। ठीक है, 2 बड़ी शिकस्तें हुई है, उससे एक असर जरूर पड़ता है टीम के कॉन्फिडेंस पर, बट लुक फॉरवर्ड करिए पाकिस्तान की टीम आज के इस मैच के लिए, और कॉन्फिडेंट है कि ये जो चेन्नई का लेग है जिसमें 2 मैचेस होने हैं, आज अफगानिस्तान से मैच होना है पाकिस्तान को, फिर यहीं पर साउथ अफ्रीका से मैच होना है, यही 2 मैचेस पाकिस्तान की आगे की इस वर्ल्ड कप में प्रोग्रेस को डिसाइड करेंगे। बट अगेन जिस तरह टूर्नामेंट ओपन हो चुका है, जिस तरह अपसेट हमने टूर्नामेंट में देखे हैं, तो ये टूर्नामेंट अब भी खुला है, और हम अब भी कंटेंशन में पूरी तरह मौजूद है कि पाकिस्तान की टीम दोबारा ऊपर आके टॉप 4 की कंटेंशन में आ जाए। फैजान, नो डाउट वी हैव सीन दैट इन द पास्ट एज वेल। अभी तो कॉन्टेस्ट पड़ा हुआ है एंड यू आर वेरी राइट कि कंपटीशन जो है वो अभी खुला, भी बहुत मैचेस जो हैं होने हैं, अभी बहुत से अपसेट्स, ऊपर नीचे चीज़ें होनी है। सिकंदर, कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं फैजान कि कॉन्फिडेंट हैं हम और हमारी टीम भी है। हम कभी कभार कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में भी कंफ्यूजन कर जाते हैं, तो हम वेयर डू वी स्टैंड एट द मोमेंट? नहीं, अभी इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस वाली तो कोई बात नहीं है। हाँ, इस वक्त थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज हमारी गिरी हुई थी। पिछले मैच में हमने देखा कि ऑब्वियसली मैच बड़े हाई हैं, और ये छोटा मैच है आज, सपोज टू बी छोटी टीम है, तो सपोज टू बी हमें आराम से जीत जाना चाहिए। तो देखें हम इस वक्त उसी पोजीशन पे हैं जहां हमें होना चाहिए था, यानी कि हम 5वीं पोजीशन पे हैं। पहले हम 4 थे, अब 5 पे आ गए। तो जो टॉप की टीम है सारी, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये तो नंबर 4 हो गई, हम 5 पे। एक टीम जिसको हम बहुत ज्यादा डिपेंड समझ रहे थे कि पहुंचेगी, वो थी इंग्लैंड, वो पहुंच गई है इस वक्त 9th पोजीशन पर। तो हमारा जो इस वक्त अगर हम मैच जीतते रहे, ये छोटे वाले मैच जीतते हैं, तो हम कम से कम ऊपर तक रहेंगे। मगर फिर जो फ्राइडे को मैच होगा वो बड़ा तगड़ा होगा, तो हमें एक तगड़ा मैच तो कहीं ना कहीं हमें जीतना है, ताकि हम अपनी पोजीशन को बरकरार रखें। पहले तो अभी रन रेट को तो छोड़ते हैं, अभी तो मैच जीतने की बात है। थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज मुझे मजेदार नहीं लगी, अदरवाइज बाकी चीजें सही हैं। और जिस तरह भी फैजान कह रहा था, बिल्कुल हमारे पास चांस है। अभी 5 मैच है, 5 स्ट्रेट जीत जाए, चले 5 में से हम 4 जीत जाए। अगर मैं समझता हूँ 4 भी जीत जाएंगे तो हम जो है
सेमीफाइनल के लिए जो ये फैजान से सिकंदर, पूछते लेकिन ये आज के मैच के ऊपर अगर हम कंसंट्रेट करें, वेयर डू वी स्टैंड विद अफगानिस्तान? क्योंकि अफगानिस्तान को वैसे तो हमने पिछले अभी टूर्नामेंट भी देखे, अफगानिस्तान के साथ था, हमने हराया उनको, लेकिन लास्ट जो मैच अफगानिस्तान का विद इंग्लैंड था, विच आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, वो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीता। तो अफगानिस्तान भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस। नहीं देखें, वो तो सही है, अफगानिस्तान की टीम को हम हमेशा हराते, तो ये एक कॉन्फिडेंस की चीज होती है कि हम एक टीम को हमेशा हराते, तो जो प्लेयर जो मैदान में उतरता है उसको ये जहनी तौर पे तैयार रहता है कि हमने इनको हराया हुआ है, तो हमें इतनी फिक्र की जरूरत नहीं है। मगर उनकी जो इंग्लैंड वाली परफॉर्मेंस थी वो एक हो गई है इस वर्ल्ड कप में। अब देखना है कि क्या वो कंटिन्यू रख सकते हैं। हाँ, अगर वो पाकिस्तान को आज खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर वो हराते हैं तो वो भी 4 के नजदीक आ जाएंगे कि वो किसी वक्त भी वो भी वैसे टिल का जोर लगाते हैं हमसे जीतने के लिए, आपको पता ही है, पता नहीं क्या एनिमोसिटी है, लेकिन वो फील हो जाती है एटलीस्ट उनके क्राउड में, उनके खिलाड़ियों में, एज कम्पेयर जो वो इंडिया से खेल रहे होते हैं। अच्छा फैजान, बहुत से लोग आपको पता है ना हमारे ज़रा जज्बाती से फैंस हैं, सो मैं इस पॉइंट को ज़रूर हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अभी हमारे 5 मैचेस हैं, सेमीफाइनल तक जाने के लिए हमें 5 जीतना ज़रूरी है, या फिर कहीं एक आध मिस भी हो जाए तो भी हम सेमीफाइनल तक पहुँच जाएंगे? देखिए, आइडियली तो सारे जीतने चाहिए, इफ एंड बट्स पे जाने की जरूरत नहीं है, बट हम, अगर आपको पिछला वर्ल्ड कप याद होगा तो उसमें भी 5 मैचेस जीतकर भी टीमें आगे आ गई थी 10 में से, तो 9 में से। तो ये चीजें, अभी तो बहुत ही टूर्नामेंट खुला है, अभी बहुत सारे इफ एंड बट्स आएंगे, और पाकिस्तान टीम का तो अब्दुल्ला हमेशा यही हाल होता है कि यार अल्लाह करे वो उसको हरा दे, हम तो हमेशा यही करते हैं। अभी हम अपनी हार जीत तक ही है ना, अभी हम दूसरों के लिए तो दुआएं ना करें, किसको हराएगा तो हमारा नंबर आएगा। अभी हम कहते हैं कि हम दूसरों के लिए दुआएं नहीं कर रहे, दूसरों के रिजल्ट से दुआएं नहीं कर रहे, बट आइडियल सिचुएशन यही है कि हम सारे मैचेस जीते और कंफर्टेबली गो थ्रू करें सेमीफाइनल के लिए। बट ये सिचुएशन तो जब क्लोजर टू द टॉप, आखिरी के जब 8 मैचेस सारी टीमों को हो जाएंगे, 7 मैचेस सारी टीमों को हो जाएंगे, तब ये सिचुएशन ज्यादा क्लियर होगी क्या हमें अपना क्या करना है और अगले से क्या एक्सपेक्ट करना है। अच्छा, कप्तान से किसी की मुलाकात हुई है? आपकी कप्तान से कोई बात हो पाई हो, किसी पाकिस्तानी सहाफ़ी की गुफ्तगू हो पाई हो? बहुत से सवालात थे उस दिन हमारी जो परफॉर्मेंस थी और डिसीजंस थे उनको लेकर, जैसे कि हमारे मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर्स ने अपने ओवर पूरे क्यों नहीं किए, उसामा मीर क्यों बॉलिंग करता रहा जब उनको ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मार पड़ रही थी, सिकू गालिबन आपने भी ये पॉइंट उठाया था, और भी कुछ पॉइंट्स थे जिन पे कप्तान को जवाबदेह होना चाहिए था। डिड एनीबडी गेट अ चांस टू स्पीक टू बाबर? नहीं, बाबर नहीं आए उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, बट अगेन आपने उसामा मीर वाली बात की। उस मैच से पहले हर कोई सवाल कर रहा था कि शादाब क्यों खेल रहा है, उसामा क्यों नहीं खेल रहा, शादाब क्यों खेल रहा है, उसामा क्यों नहीं खेल रहा। एक मैच उसामा खेलता है, फिर यही सवाल होते हैं कि यार उसामा से सारे ओवर क्यों करा लिए, इफ्तिखार को बॉलिंग क्यों नहीं दी। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं कप्तान भी ये डबल माइंडेड हो जाता है कि यार चलो मैं इसको 1 और 2 और दे दूं, 4 दे दूं, कॉन्फिडेंस दे दूं इस प्लेयर को कि चले कहीं ये कर दे। बतौर कप्तान अक्सर एक प्लेयर अपने ये, और ये मैं जितना बाबर को समझाऊं, मैं उसकी थॉट आपको बता रहा हूँ। ये अच्छा, somehow the line got disconnected. We चलिए फैजान से connect with फैजान again. सिकंदर आ गए, जितने बाबर को समझे उसकी थॉट आप के मुताबिक आप बता रहे हैं। बाबर की थॉट बता रहे थे आप। जी, कंटिन्यू फैजान। फैजान आवाज आ रही है? आप बाबर की थॉट बता रहे थे हमें, वहां से कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। फैजान, कैन यू हियर अस? अच्छा सिकंदर, चलें आप बता दें। ऑब्वियसली एक थॉट तो होती है कैप्टन की, लेकिन सिर्फ कैप्टन ही होता है डिसीजन मेकर एट दैट मोमेंट, या कोई मैनेजर या कोई उनको मैसेज भी पहुंचा सकता है कि दिस इज क्लियरली नॉट वर्किंग आउट, किसी और को खिलाओ? क्या देखो, होता ये है कि जब क्रिकेट एक वाहिद गेम ऐसा है कि जब आप ग्राउंड में उतर जाते हैं ना, तो फिर सारा खेल कप्तान के हाथ में होता है। हाँ, बाहर से पर्चियां दूर भिजवाई जा सकती हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, मगर कप्तान का काम ये है कि कप्तान को अगर आपने खिला दिया उसामा को, ठीक है, लोग बहुत शोर मचा रहे थे, आपने खिला दी, तो मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसको पूरी पिटाई हो रही है तो उसको आप जानबूझ के देते जाएं कि चलो कोई बात नहीं, सब लोग कह रहे थे तो मैं दे रहा हूँ। ये नहीं होता यार, ये वर्ल्ड कप हो रहा है, मजाक थोड़ी हो रहा है।
ये कोई डोमेस्टिक का मैच नहीं हो रहा है, कोई हमारी कोई सीरीज नहीं हो रही है जिसके ऊपर जो है आप जो है वो अगर मार खा रहा है तो आप कह रहे नहीं लोगों ने कहा था कि चलो तो यार लड़के को चांस दे दूं, हो सकता है लड़का आगे। मतलब ये लड़के को चांस देना से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान टीम का जीतना था इस टूर्नामेंट में, या है? बिल्कुल वो था। आपने एक लड़का इतनी अच्छी गेंद कर रहा है, आप उसको चेंज करके उसामा को दे दें ताकि फिर हारिस को भी देखें ना। हारिस ने भी मार खाई, इस उसामा ने भी मार खाई। तो अगर वो जो 5 ओवर नहीं कराए गए जो कि अपने नवाज और इफ्तिखार के थे, उससे फर्क पड़ गया ना, बीच में उनसे करवा लेते तो हो सकता है आपको इनसे बॉलिंग नहीं करानी पड़ती। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये मैं नहीं समझता तो ये एक्सक्यूज है। आप देखें प्लेयर को बनाना बिगाड़ना जो होता है कप्तान के हाथ में होता है। कप्तान किसी को कहे कि यार मैं इसको बिगाड़ दूं तो उसको ऐसे मौके पे, मेरे सामने 10,000 इंसिडेंट में नाम नहीं ले सकता, कोट नहीं कर सकता कि मुझे कप्तानों ने बोला कि मैंने जानबूझ के उसको बॉल दी, इसलिए कि इसकी पीछे से सिफारिश आ रही थी, मैंने जानबूझ के दी, इसको खुद पड़ गई, बस खेल खत्म। ये होता है। तो सिकंदर रिस्पांसिबिलिटी तो कप्तान की हुई ना फिर कि चेंज करना है या किसी को होता है। हुमा मैं हल्फिया कह सकता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, हल्फिया कह सकता हूँ। मुझे 2 या 3 कप्तानों ने बोला कि मैंने जानबूझ के, मैंने कहा तुमने इसको क्यों बॉलिंग दी? कहता है मैं उसको टीवी पे था, उन्होंने कहा मैंने जानबूझ के दी, इतना शोर कर रहे थे ना, मैंने जानबूझ के तो लो खाओ। ये मैं हाथ रख के कह सकता हूँ कि ये चलिए हम ये गुमान नहीं करेंगे इस इंस्टेंस के लिए कि भाई शादाब पता नहीं क्या, खैर जो भी बहुत सी कंस्पिरेसी थ्योरीज होती हैं। देखो अब्दुल्ला, बायलैटरल सीरीज होती हैं, उसके अंदर आप बहुत कुछ चांसेस ले सकते हैं, इसमें हमारे पास चांसेस नहीं है। फैजान आप थॉट बता रहे थे बाबर की, वहां से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ था। देखिए बाबर की यूजुअली थॉट यही होती है कि वो अपने प्लेयर्स को जब मार भी पड़ रही होती है ना, कहता है चलो इसको एक और मौका दूं, एक और मौका दूं, एक और मौका दूं। ये बाबर की यूजुअल थॉट है। बाबर आमतौर पर ये समझता है कि अगर मैं प्लेयर को अपने ऑफ एक्शन कर लूं तो वो ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस शैटर होगा। तो यही थॉट जो आमतौर पे बाबर की रहती है कि अपने प्लेयर को एतमाद नहीं कोशिश की। बट हाँ कभी कभार वो चीजें अगेंस्ट चले जाती है अगेन। बट कुछ एक मैच पहले तक हर कोई ये कह रहा था कि उसामा को क्यों नहीं खिला रहे, शादाब को क्यों खिला रहे। उसके बाद फिर सारे ये सवाल करने लगे कि उसामा को क्यों पूरा खिला दिया। आई थिंक कप्तान की पोजीशन बड़ी कैच 22 वाली होती है। वो जब भी कोई ना कोई डिसीजन उसका लेगा उसमें कहीं ना कहीं कोई खुश होगा कोई खुश नहीं होगा। चले फैजान हम ये बात नहीं करते उसामा को खिला रहे नहीं खिला रहे, हम ये तो बात कर सकते हैं कि जो मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर है उसके ओवर पूरे, जब आप नजर आ रहा है कि आपके हर बॉलर को मार पिट रही है और 1 या 2 को नहीं पिट रही है, तो आप नेचुरली ये डिसीजन लेंगे ना कि यार इनसे और गेंदे कराओ ताकि स्कोर रुके। जब आपका स्कोर जा रहा हो 450 पे, ये तो 2 + 2 = 4 जितना सिंपल है। अच्छा सिकंदर बताएं क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था कि ये अजीब सी बात कर रहे हैं फैजान कि भाई कप्तान कहता है कि क्या, मुझे तो ये नहीं पता कि ये बाबर के साथ कितना रहते हैं कि इनको हर चीज पता है कि बाबर क्या सोच रहा है। ऐसी चीज नहीं होती है कि जी वो उसको लोग कह रहे हैं तो नहीं। कप्तान स्ट्रांग होना चाहिए, अपने फैसलों पर अटल होना चाहिए, वो स्ट्रांग होता है। इसका मतलब है कि ही इज अ वीक कैप्टन। मैं तो आज से 2 साल से कह रहा हूँ कि ये स्क्रिप्टेड कैप्टनसी करते हैं, तो अभी भी मैं कह रहा हूँ, अब पूरी दुनिया कह रही है ये बात। भाई आप स्ट्रांग होना चाहिए ना, आपकी मर्जी होनी चाहिए। 6 साल से आप उसको खिला रहे हो शादाब को, आपने क्यों उसको लिया उसामा को? पब्लिक के कहने से क्या होता है? आप तो खिला रहे थे उसको, 3 साल से आप उसको खिला रहे हैं, खिलाओ उसको। एक दफा उसका फैसला करो। जब आपको इतना कॉन्फिडेंस था कि 4 साल से एक मैच नहीं ड्रॉप हुआ तो आप उसको खिलाओ। आपने उसामा को खिलाया तो फिर आप देखो कि मैच की सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से बॉलिंग कराओ। ये थोड़ी होता है कि मैं पब्लिक कह रही है मेरा जहन में ये हो रहा है, आई डोंट नो। ये तो वीक कैप्टन की निशानी है। कैप्टन हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। चलिए अभी तो वो बात ही नहीं कर रहे ना, आके तो बात करेंगे तो शायद क्लियर हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा बिफोर वी स्पीक अबाउट आज का मैच, थोड़ा सा फील्डिंग की भी बात कर लेते हैं क्योंकि हम जबरदस्त फील्डिंग फ्रॉम अदर टीम्स देख रहे हैं। हमारी फील्डिंग पे भी बड़े एतराज़ात हैं, खासतौर पे अभी ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में जो पहला वॉरेन का ही कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद वो कोई 150 तक ऑलमोस्ट बल्कि 163 या पता नहीं कितने उन्होंने बना लिए। तो ये तो दीज आर द वेरी रीजंस व्हाई वी आर लूजिंग। मैच भी लूज हो गया, क्रेडिबिलिटी भी। We lost the catches and missed the match. जी सिकंदर देखिए कैचेस तो हर टीम ने छोड़े। अब आप उसको देख लें, ऑस्ट्रेलिया का मार्च का कैच छूटा, इंडिया मैच जीत गया। कल के मैच में भी एक जगह कैच छूटा से इंडियन से, बड़े वाइटल मौके के पर जडेजा जैसे प्लेयर से छूटा, उसने रन्स कर दी थी। चीजें चलती रहती है, कैच छूटते रहते हैं, मगर हम एवरेज आउट करते हैं कि एक टीम एवरेज कितने कैच छोड़ती है, रेगुलर कैच छोड़ती है कि एक टीम कम कैच छोड़ती है, ये एवरेज आउट करते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलियंस के बारे में मशहूर है कि वो बहुत कम कैच छोड़ते हैं, फील्डिंग के अंदर वो बहुत प्राइड लेते हैं कि यू हैव टू बी अ गुड फील्डर, वो प्राइड लेते हैं। हमारी बारी में थोड़ा सा ये होता है कि हम थोड़े कंजूस हैं, हम थोड़ा
फील्डिंग में हाथ कंजूसी कर जाते हैं, मगर सारी टीमें कैच छोड़ रही हैं, सब कुछ है, वो गेम का हिस्सा होता है, चले मैं मान लेता हूँ, मगर जो कुछ हो गया अब उसको भूल के हमारे पास 5 मैच हैं, 5 मैच में से 4 भी जीतते हैं, 3 भी जीतते हैं, तो वी स्टिल स्टैंड ऑन द टॉप। अच्छा, फैजान की अटेंशन डाइवर्ट हो रही है, सो वील हैव हिम बैक इनटू द कन्वर्सेशन। इधर उधर पता नहीं किसको देख रहे हैं, नाश्ता तो कहीं आपका ख़त्म नहीं होने वाला टाइम जो बुफे नाश्ता होता है। फैजान, ये बता दीजिए कि क्या आर वी एक्सपेक्टिंग एनी चेंजेस टुडे, या फिर उसामा ही खेलेंगे और वही टीम रहेगी जो पिछले मैच में थी? देखिए, मोस्ट लाइकली अब्दुल्ला यही है कि पाकिस्तान की टीम अनचेंज रहेगी आज के मैच के लिए, वही टीम खेलेगी जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेली। बट एक थॉट यहाँ पे जरूर मौजूद है और उसमें पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट प्रोबब्ली अराउंड टॉस टाइम ही फैसला करे कि शादाब को दोबारा खिला दिया जाए इस मैच के लिए, क्योंकि जो यहाँ की चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम की कंडीशन है, वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा स्पिनर चलता है जो थोड़ी तेजी से गेंद को फेंकता है, तो शायद शादाब को इस बात पे एज मिल जाए। बट आखिरी जो हमारी इत्तला थी, जो हमारे सोर्सेस थे, उसके मुताबिक पाकिस्तान टीम अनचेंज ही जाना चाह रही थी इस मैच में। और अफगानिस्तान का तो वैसे ही स्पिन अटैक अच्छा है, मतलब ये बात डिसाइडेड है कि यहाँ की पिच जो है वो स्पिनर्स के लिए ही साजगार या सपोर्टिव साबित होगी। चेन्नई की पिच वैसे भी फेवरेबल है फॉर द स्पिनर्स। देखिए, पाकिस्तान टीम को भी अंदाजा है कि आज स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होनी है, और यही वजह थी कि कल पाकिस्तान ने एक नेट पे डेडिकेटेड नेट्स कर दिए थे, जहां पे जो पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल स्पिनर्स थे वो बैटर्स को बाकायदा ट्रेनिंग करा रहे थे, और अबरार से काफी ज्यादा बॉलें कराई गई नेट पे। दो के अबरार पाकिस्तान की प्लेइंग स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, वो रिजर्व स्क्वाड का हिस्सा है, बट वो काफी प्रैक्टिस कराते रहे पाकिस्तानी बैटर्स को नेट पे। इससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान के जहन में है कि यहाँ की कंडीशन के लिए जो चिदम्बरम स्टेडियम की कंडीशन है, यहाँ पे खेलने जो मुजीब की बॉलिंग होगी वो इनको परेशान कर सकती है, तो उसको खेलने की तैयारी करते रहे काफी वो। ऑल राइट, लेट्स सी क्या होता है। फैजान, आपको सुबह सुबह आपको पता ही है हम लोग तंग करना शुरू हो जाते हैं, और आपका ये सिलसिला तो जब तक मैच खत्म नहीं होता तब तक जारी रहेगा। सो थैंक यू। अगर आपने नाश्ता नहीं किया तो आप जाके कर लीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। कैच यू लाइक लेटर। बिल्कुल, थैंक यू फैजान, थैंक यू सिकंदर फॉर बीइंग विद अस। बाय द वे, चूंकि हम बात कर रहे थे फील्डिंग की, तो मुझे लगता है अगर पिछले कुछ मैचेस में भी आप देखें और कल के खास तौर पे, तो न्यूजीलैंड इज डूइंग रियली गुड। आई मीन इट्स अ गुड टीम, और फील्डिंग भी उनकी कुछ जबरदस्त, उड़ उड़ के तो वो बॉल पकड़ रहे होते हैं। दे आर वेरी ओके, यू नो दे आर एजाइल। लेट्स जस्ट, अगर आप देख रहे हो ना, तो उनका रनिंग में और उनकी फील्डिंग में लेजीनेस या फिर थोड़ा सा एक होता है लेट रिएक्शन, कुछ ऐसा नजर नहीं आता। दे आर वेरी प्रोएक्टिव, दे आर वेरी एजाइल। बड़ा अच्छा इसको डिफाइन किया कि somebody taking pride in fielding। ये बड़ी अच्छी टर्म है, मुझे लगता है कि फील्डिंग में भी आप प्राइड लें कि यार वी शुड बी, इफ वी आर अ गुड क्रिकेटर वी आर सपोज्ड टू बी एन एक्सीलेंट फील्डर टू। So, जब आप, it should be a very big and important part and parcel, not कि जी अब भागना पड़ रहा है या करना पड़ रहा है, not that हम ऐसे करते हैं वैसे by the way, लेकिन ज़रा ज़्यादा प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। चेन्नई में पाकिस्तान टीम मौजूद है। आज है हमारा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ, और 2 मैचेस आ रहे हैं। इंशाल्लाह आज को जीतेंगे, ज़बरदस्त तरीके से जीतेंगे। लेकिन चेन्नई में इसके अलावा क्या कुछ है? चेन्नई एक्सप्रेस तो है ही, लेकिन वो खाने भी हैं कुछ। I haven't watched that movie, I haven't watched that too, but you mentioned it, लेकिन लोग हैरान हो जाते हैं, मैंने नहीं देखी। वो ट्रेलर के बाद हिम्मत नहीं होती थी कभी देखने की। Anyway, अच्छा, बहुत सी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि क्या क्या वहाँ और हो रहा है, लेकिन अभी हम ले रहे हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। गज़ा की सूरत हाल दुनिया के सामने है, लेकिन ट्रेजेडी ये है कि दुनिया इजराइल को और इनकरेज कर रही है। आपको पता है ना जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि इतनी अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों से बात की है ताज़ा टेलीफोन पर, और सब ने, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, सब ने कहा है जी ठीक है जारी रखो। लेकिन आप अगर सोशल मीडिया पे देखें और लोगों के जज्बात देखें, तो यू वुड थिंक इतने आउटक्राई के बाद कोई बमबारी में कोई कमी आई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सोशल मीडिया क्या, सड़कें बड़े बड़े शहरों की, चाहे लंदन हो, वॉशिंगटन हो, न्यूयॉर्क हो, प्रोटेस्ट देख लें, हजारों लोग निकल रहे हैं तादाद में है। लेकिन ऑब्वियसली जहाँ जू नहीं रेंगनी वहाँ नहीं होना है ऐसा कुछ। आपको एक दफ़ा ज़रा डेवलपमेंट्स बता दें कि इजरायली फ़ज़ाइया की गज़ा पर बमबारी में शोहदा की तादाद जो है वो अब 4700 से ज़्यादा हो गई है, और 40% बच्चे शामिल हैं इसमें। गज़ा की मारूफ मुसन्निफ़ा, शायर, नावल निगार हिबा अबू नदा
इजरायली बमबारी में शहीद हो गई हैं। और अरब मीडिया के मुताबिक हिबा ने गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर पैगाम छोड़ा था कि अगर हम मर जाएं तो जान लें कि हम साबित कदम हैं और हम सच्चे हैं। 32 साला हिबा ने ऑक्सीजन इज़ नॉट फॉर द डेड नामी नावल लिखा था। इजरायली बमबारी से गजा की 31 मसाजिद भी शहीद हो चुकी हैं और इजराइल ने एक बार फिर 24 अस्पतालों को खाली करने की धमकी भी दे दी है। और आपको पता है कि पहले भी ऐसा ही हुआ था, उसके बाद उन्होंने अस्पतालों पे ही बमबारी शुरू कर दी थी। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर ने इजरायली धमकी को सजाए मौत का हुक्म जो है वो करार दिया है। और ये भी बताएं आपको, उधर रफा क्रॉसिंग से 17 ट्रकों पर मुश्तमिल दूसरा इमदादी काफिला जो है वो गजा पहुँच गया है और किसी भी काफिले में बाय द वे ईंधन नहीं है, जिसकी ये बहुत कहा गया है ज़रूरत कि है। हम इमदाद को, हम उनके मुताबिक हमास को प्रिसाइसली फ़लस्तीनियों को इस सफ़ाहस्ती से मिटा रहे हैं, इमदाद आने को इस काम में रुकावट नहीं बनने देंगे। बिल्कुल, तो ये इजराइल का मौक़िफ़ है। अली इमरान सैयद हमारे साथी जो इजराइल के करीब बॉर्डर पर मौजूद हैं इस वक्त, और प्रिसाइसली कहाँ पे हैं ये अली से जानेंगे। अली, आप किस इलाके में हैं? और एक्चुअली अब मुख्तलिफ फ्रंट्स पर लड़ाई शुरू हो चुकी है, तो एक तरफ तो गज़ा में वहाँ लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, रादर इजराइल की तरफ से जेनोसाइड का सिलसिला जारी है। बाकी कौन कौन से इलाके हैं जहाँ महाज गर्म है? जी, यहाँ नकूरा, बलीदा, हौला और उसके बाद जो है जिस इलाके में हम हैं, कफर किला, कलाया, अप टू खयाब एंड शबा, ये पूरी ही पट्टी जो ब्लू लाइन की है वो मुतासिर है। ये अब्दुल्ला, ये मेरे बैकग्राउंड में जो आपको दिख रहा होगा ऑलिव ऑर्चर्ड दिख रहा होगा, ऑलिव का बाग दिख रहा होगा, जैतून का, यहाँ पे अभी परसों तकरीबन इसी वक्त एक बम गिरा था। मतलब यहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि दिस इज़ रियली वेरी वेरी डेंजरस, कि जिसमें मूवमेंट के लिए अगर आप एक आम रेंट कार वाले को बोलेंगे कि आपको यहाँ मूव करना है तो देयर विल बी अ फ्लैट नो। तो ये सूरत हाल है। और ये जो जैतून का दरख्त पीछे लगे हुए हैं, यहाँ पे उनको पिकिंग करनी थी, सीजन आ गया है, वो भी वो नहीं कर पाए थे और मुश्किल काम शुरू किया है कीपिंग इन व्यू के अब सूरत हाल शायद इम्प्रूव हो गई है ऑन दीज चांसेस उन्होंने शुरू किया। तो ये तो जो यहाँ की सूरत हाल हो गई। और जो जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि फ्रॉम नकूरा टू साबा फॉर्म जो कि गोलान हाइट्स के शहीद हैं, इस पूरी हिस्से में जो है इजराइल की तरफ से कल बहुत ज्यादा बेतहाशा ड्रोन की परवाजें की गई है। मैं और तारिक अब्दुल हसन यहाँ पर मुसलसल नोट करते रहे कि वो मिनाहट की आवाज रात देर तक जारी रही। हमने रिकॉर्ड करने की भी उसको कोशिश की। और इसके अलावा इजराइल का कहना है कि उसने 7 अटैक किए हैं जो उसके मुताबिक उसका इल्जाम है कि मिसाइल लॉन्चिंग साइट थी। कल हम एक ऐसे पॉइंट पे भी गए थे जहाँ से इजराइल अगर दिखाई दे रहा था, इजराइल के कुछ इलाके दिखाई दे रहे थे। इजराइल की चेक पोस्ट जियो न्यूज में फिल्म बंद की है उनके फौजियों की या उनके सर्वेलेंस चेक पोस्ट बॉर्डर के ऐसी जगह थी वो लादेनी से, वहाँ से इजराइल मुझे दिखाई दे रहा था। तो ये है कि यहाँ की सूरत हाल इस तरह की है। दूसरी तरफ जो हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ है उनका कहना है कि गाजा को इजराइल का कब्रिस्तान बना देंगे। और इजरायली मिलिट्री की तरफ से भी बयान आया है कि हम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं कि लेबनान बॉर्डर से ये जंग बढ़े नहीं जिस तरह के 2006 में हुआ था। अच्छा, ये बताइएगा, ज़मीनी दाखिले की भी कोशिश की गई, हमास के मुताबिक वो नाकाम बनाई गई। अभी क्या आपको वहाँ क्या लोग बातें करते हुए, ज़ाहिर है आप भी हैं इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, और भी लोग होंगे जो वॉर को कवर कर रहे होंगे, दुनिया जिससे हम वैसे एक्सपेक्ट भी क्या कर रहे थे, उसमें तो ऐसा लग रहा है फैसला कर लिया है कि इजराइल जब तक चाहे तब तक बम बरसा सकता है फ़लस्तीन और गज़ा पर। सो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? अब ज़मीनी कार्रवाइयाँ बाज़ाब्ता बड़े पैमाने पर इजराइल शुरू करने का इरादा रखता है या फिर एरियल तक की बात रहेगी? यहाँ पे जो एयर स्ट्राइक है लेबनान बॉर्डर पर जो जा रही है और गाजा में तो बहुत बड़े पैमाने पर जा रही है। ये जो आपने पब्लिक ओपिनियन और जो इस तरह की बातें हो रही हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहरे, तो हम ये 2003 में भी देखा था, बहुत मैसिव मुजाहरे वैक्स में हुए थे लंदन पर। लेकिन ये कि ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी करती वही है जो उसके जहन में होता है। वो पब्लिक जो सेंटिमेंट्स हैं
उसको रिगार्ड नहीं करती। हमारी यही फीलिंग है कि जिस तरह होता है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी इसी तरह से गालिबन सोचती है। जो ऑन द ग्राउंड आपने बात की, तो कल इजरायली टैंक ने इंकर्जन करने की कोशिश की थी। हमास ने भी एंटी टैंक फायर लॉन्च करके उसे ये पैगाम दिया है कि द ग्राउंड इंकर्जन इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी फॉर इजराइल। और इजरायलियों को जो ह्यूमिलिएशन हुई है और उनके मिलिट्री चीफ ने उसकी लिए जो है माजरत की है, तो इसी अब्दुल्ला अगर आप भी होंगे तो ऐसी सूरत में जब वो अंदर घुस के मारे, तो जब आपको अंदर जाना पड़ेगा और वो एंटी टैंक मिसाइल फायर कर रहे हैं, तो इट वुड नॉट बी वेरी इजी डिसीजन टू गो inside with your decision. Although ये कि उनके पास बहुत हाईली मॉडर्न इक्विपमेंट अमेरिका ने अभी चंद दिन पहले भेजे हैं, तो यकीनन ग्राउंड इंस्ट्रक्शन में ही ये प्रयास किया जा रहा है कि मदद नहीं भेजे उन्होंने भेजे हैं। उनके एयरपोर्ट से जहाज उतरे हैं हमारे। अच्छा अली इमरान, हम एक और सेंस हम समझना चाह रहे हैं कि इजराइल जो है वो सेल्फ डिफेंस की मद में जो करना चाहे वो कर रहा है और क्लीन चिट भी मिल रही है वेस्टर्न नेशंस की तरफ से, खास तौर पे अगर यूके और यूएस की बात कर लें। व्हाट अबाउट जहां आप हैं, अगर लेबनान की बॉर्डरिंग एरिया पे भी वो अटैक कर रहे हैं, तो ये तो सरहदें पार हो रही हैं, ये कोई और मुल्क है, तो लेबनान नहीं चाहेगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि उनका भी उतना ही हक है जितना इजराइल का है। डिफेंस की बात है, कल शाह अब्दुल्ला ने अभी चंद दिन पहले जो है वो ये कहा है कि जो सेल्फ डिफेंस की बात है, ये मुल्क तब्दील होते हैं तो उसकी डेफिनेशन तब्दील हो जाती है इस बारे में। और जो है वो किसी का खून बहुत सस्ता हो जाता है, किसी के खून की बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है। कि इंटरनेशनल मीडिया उनके जख्मियों को क्रिस्टियाना अमानपुर लेके दिखाई होती हैं और मुसलसल उससे लंबी डिस्कशन चल रही होती है, और इधर पैलेस्टीनियंस की तरफ जो है वो ध्यान नहीं होता। दिस हैज बीन फॉर क्वाइट लॉन्ग के इस तरह का एटीट्यूड जो है वो वेस्टर्न मीडिया दिखाता रहा है, लेकिन एजेंडा बेस होता है। तो ये सूरत हाल बिल्कुल आपकी सही नोट की है कि यही इनका एटीट्यूड इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का है, और इसी तरह से वो चलते हैं। जो दीगर ममालिक हैं, खुसूसन अरब हैं, जो शाहअब्दुल्ला ने एक जिला किया है कि अरब की कोई वैल्यू नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी की कोई और एसेट की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इजरायली की जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू है कि इंटरनेशनल मीडिया उसको बहुत फोकस करेगा। जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वो पैलेस्टीन के हवाले से हम इसी रिपोर्ट कर रहे हैं वो टेक डाउन करेंगी। तो ये एक रवैया है जो कि चला आ रहा है और खासा इसको अरसा हो गया है। अच्छा अली, हम रिपोर्टिंग की ही बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली जो सारे सहाफ़ी मिल के दुनिया के वहाँ से रिपोर्ट करेंगे, बाकी दुनिया में तो वही आवाज़ जाएगी और वही उसी को फैक्ट माना जाएगा। अब जहाँ आप मौजूद हैं, यहाँ आपके साथ और भी दुनिया के मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स या फिर अखबारात या जर्नल्स के सहाफ़ी मौजूद हैं यहाँ जहाँ आप हैं? देखिए बिल्कुल, अल जज़ीरा के मौजूद हैं आप, और उसके अलावा CNN की टीम आज यहाँ पहुँच रही है। आज पर हम यहाँ पे साथी रुके हुए हैं, उनके मैनेजमेंट के मुताबिक काफ़ी भी दीगर अरब चैनल मौजूद है, लेकिन बहुत कम तादाद में। साउथ एशिया से तो यहाँ पे कोई प्रेजेंस नहीं है, बल्कि गालिबन एशिया में भी मेजरली अगर हम कहें कि 80-90% यहाँ पे एशिया से हमें कोई भी नजर आया नहीं। फार ईस्ट एशिया पे तो सिर्फ जियो न्यूज़ की यहाँ पे प्रेजेंस है। वी आर डूइंग लाइव और जियो पाकिस्तान जो कि हम यहाँ से कर रहे हैं। और एक डेंजरस इलाका है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहुंचे हैं यहाँ पे परसों ही धमाका यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, एयर स्ट्राइक हुई है। तो ये खतरनाक यकीनन इलाका है, तो people do not want to operate on these front lines. And obviously it is not easy. अली, अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस और अपडेटिंग जियो न्यूज़ और हमारे व्यूअर्स को लम्हा बलम्हा। बहुत ज़रूरी है आप और तारिक अबुल हसन हमें बता रहे हैं। ज़ाहिर है इंसान मुश्किल काम है, सहाफ़ी का सहाफ़त काम ही मुश्किल है, लेकिन पर्टिकुलरली इन वॉर टाइम्स, इन वॉर जोन्स जाके आप रिपोर्ट करना, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, बिकॉज लिटरली हमें वरना किस तरह पता चलेगा कि एग्जैक्टली ऑन द ग्राउंड हो क्या रहा है। एंड सो मेनी जर्नलिस्ट्स हैव बीन किल्ड इवन इन दिस कॉन्फ्लिक्ट अभी जो चल रहा है, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप वहाँ उस एरिया में देखें, आप गजा में देखें, तो द नंबर इज इंक्रीजिंग एवरी सिंगल डे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक जी, जहां हमारे बॉयज़ हैं और उनका मैच है आज अफगानिस्तान के साथ इन द ICC वनडे वर्ल्ड कप। पीछे नहीं है, लड़कियों का भी मैच है। हमारी विमेंस क्रिकेट टीम जो है वो बांग्लादेश पहुंची हुई है और वहां उनके मैचेस हैं अगेंस्ट बांग्लादेश विमेंस क्रिकेट टीम। ये कुछ विजुअल्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आवर टीम इज इन ढाका इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड प्रैक्टिसिंग। अब ढाका में है या किसी और शहर में? ढाका ही है मेरा ख्याल है। अच्छा जी, and they are practicing and यकीनन इंशाल्लाह आपको पता है ना विद एवरी मैच। चलो जी, अब क्या आपको नजर आ गया? बहुत बी वेरी केयरफुल कि अभी आप क्या कहने लगे। नहीं, मुझे लग रहा था ऊपर इतना बड़ा बड़ा स्पॉन्सर लगा हुआ है, मेरी एकदम पलटी, मुझे लगा वो स्पॉन्सर की जगह नाम लिखा हुआ है। सो एकदम से मेरे जहन में वो ऐसा लगा कि अच्छा इनका नाम ये है। 25 से सीरीज का आगाज है। हम जरा काम की बातें भी बता देना, आप पता नहीं किधर पहुंच गए हैं। फ्रॉम द 25th व्हिच इज परसों, तो उसके बारे में भी वी विल कीप यू अपडेटेड। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। चेन्नई में मौजूद है हमारी टीम और हमारी टीम एज इन टीम पाकिस्तान और टीम जियो न्यूज़ सारे ही मौजूद हैं और आज है हमारा मुकाबला अफगानिस्तान के साथ। मुकाबला तो चले हैं ही, लेकिन साथ साथ थोड़ी सी जगह एक्सप्लोर करना, वहाँ के खाने एक्सप्लोर हमारी भी रिक्वेस्ट थी कि अब पहुँच ही गए हैं तो हमें ज़रा बताएं तो सही कि जगह कैसी है, खाने ख़ास तौर पे कैसे हैं, मतलब हमारी क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। तो उसमें सबसे पहले तो अतीकुर रहमान हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ पहुँचे हुए हैं, चेन्नई में हैं और वहाँ का कोई स्पेशल, ऑब्वियसली हर जगह के अपनी स्पेशल खाने होते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, कुछ पराठा टाइप चीज़ें भी दिखा रहे हैं ना। ये पराठा था या क्या था? हाँ, सो वी वॉन्ट यू टू सी इट। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि चेन्नई के क्या क्यूज़ीन अभी दोबारा देखना ना। So let's watch it together. ओवर टू अतीक। हैदराबाद की बिरयानी हुई पुरानी, इडली डोसा वड़ा की भी हुई कहानी ख़त्म। और अब हम चेन्नई के अंदर और यहाँ मालूम करते हैं कि क्या आइटम है यहाँ पे के लोकल। मेरे साथ यहाँ पे हैं, ये बताइए क्या चीज़ है? ये सिरदानिया बोंडा, सिरदानिया रवा बोंडा। ये किस चीज़ से बनी? मतलब ये बाजरा बोलेगा ना। अच्छा, मिलेट है, छोटा छोटा राइस के लिए वो मिक्स करके। और हाँ, बाजरा। अच्छा, बाजरा और राइस का ये आपने इसको मैश किया, वो सोक करके मैश करके उसमें प्याज ऐड करेगा। अच्छा, और प्याज और साई जीरा। और ये खाएंगे किसके साथ हम? हाँ, इसका टोमेटो चटनी है। ये टमाटो, हाँ टोमेटो का चटनी है, थोड़ा स्पाइसी वाला, स्पाइसी एंड टैंगी वाला है। अच्छा, स्पाइसी है। हाँ स्पाइसी, और टोमेटो का टैंगी भी है। भाई स्पाइसी है और मैं पहले से तैयार हूँ कि ये हुमार सुल्तान ये कितना स्पाइसी होगा। पान से धुएं। ये चटनी बहुत स्पाइसी है, ये बहुत सादा है, लेकिन अगर इसको खाली खाना चाहे तो भी है टेस्ट है इसके अंदर, लेकिन अगर आप इसमें लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बहुत है। इस वजह से ज़्यादा मिर्ची होने के बावजूद मैं ये पूरा करूँगा। अब आगे जाते हैं और डिशेस क्या है यहाँ पे चेन्नई की। या वो ट्रेडिशनल स्नैक्स हैं। हाँ, ये इसमें ये क्या चीज़ है? ये चावल का साथ बनाएगा। वो चावल, हाँ चावल सोक करके मैश करके बाद में वो बटर है ना, मक्खन, हाँ, मक्खन मिक्स करके वो ऑयल में बनाएगा। क्रिस्पी। हाँ ऐसे खाएंगे, इसमें कोई मिर्च नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बड़ा का। हाँ, दांत बड़े सख्त चाहिए आपको, जैसे मेरी निमको होती है ना, टेस्ट वही है, लेकिन बहुत ज़रा हार्ड है, आपको ज़रा तोड़ने में मुश्किल होती है। तो चाय का टाइम में वो खाएगा, वो चाय के साथ है खाएगा। ये तिल, काला तिल है। ये काला तिल का स्वीट है। हाँ स्वीट है, काला तिल वो जागरी मिक्स करके बनाएगा। जैसे काले तिल का बनाएगा। मुझे मौत लगी हुई थी और ये काले तिल जो है ये स्वीट आइटम है। सुकून मिल गया, बहुत ज़बरदस्त। मैंने वो खाया, सुबह जो मिर्चें खाई उसके साथ वो बहुत थी, लेकिन ये काले तिल ने जो है मजा करा दिया। 19-20 का फर्क होता है खाने हमारे बहुत। थैंक यू। बड़े सेम टू सेम है, क्योंकि वो पकौड़ा जब दिखा रहे थे ना तो हमें देखते ही पता चल गया था ये पकौड़ा ही है, माना कि शायद किसी और चीजों से बना हो, जैसे कि उन्होंने कहा बाजरा और
चावल, और चावल के राइस। आटे से और बेसन से जिसके बनता अंदर है। जीरा भी है, प्याज भी है, तो वो पूरा पकौड़ा बना हुआ है। सॉस उसकी ज़रा स्पाइसी टाइप लग रही थी, जिस तरह अतीक बता भी रहे थे। और उसके बाद जो उन्होंने निम्को टाइप चीज़ खाई है, वो देखते ही उस जार में मैंने कह दिया था ये निम्को है। हाँ, तो वो चाय के साथ लेकिन आपको ये पता काले तिल का लड्डू या जो भी था ये मैंने इससे पहले नहीं देखा। एनी हाउ एक और भी डिश है, अगर टाइम और मिलेगा भी चीज़ें हैं एक्चुअली, हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे जो अतीक ने हमारे लिए एक्सप्लोर किए हैं, और शायद भट्टी साहब भी उनके हमरा थे। आप वो खाने के बाद इनकी तबीयत कैसी है? भट्टी साहब क्या हाल है आपका? क्योंकि ये अतीक कह रहे थे कि बहुत ही मिर्चों वाली चीज़ें थी जो खा रहे थे अभी, तो आप ठीक है ना? जी जी हुमा अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल अभी तक तो सही है, लेकिन रात जो है वो बड़ी बेचैनी में गुजरी, क्योंकि खाने में तो बहुत टेस्टी है, लेकिन यहाँ पर ये लोग मसाले बहुत खाते हैं, मिर्चें बहुत यूज करते हैं, नमक बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इन चीज़ों के यूज टू नहीं है। तो चूंकि बहुत लजीज था, अतीक ने, मैंने, फैजान ने और हमारे जो दोस्त थे उन्होंने खाया तो पेट भर के, लेकिन बाद में वो जो एक सीने में जलन और बेचैनी सी रही। लेकिन बहरहाल ये चूंकि साउथ का एरिया है चेन्नई, तो यहाँ पर उनकी ट्रेडिशनल डिशेज हैं। वैसे हमारे यहाँ कहीं भी जाएं, पाकिस्तान के किसी भी कोने में आपको बिरयानी, पुलाव, कढ़ाई मिल ही जाता है, चने की दाल वगैरह। और इंग्रेडिएंट्स जो बता रहे थे अतीक, वो तो हमारे वाले ही थे सारे, मतलब बाजरा और चावल और शहर टू शहर ट्रैवल करते हुए चेन्नई पहुंचे, तो यहाँ पे भी कुछ कॉमन खाने हैं जो पाकिस्तान में भी मिलते हैं, वहां पे भी मिल रहे हैं, या फिर बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट सीन है? देखें अब्दुल्ला, जिस तरह हम स्टेडियम आज जाएंगे, मैच है, तो वहाँ उन्होंने हलाल खाने का इंतजाम किया हुआ, हर किस्म का खाना है। कल हमने मटन की बिरयानी भी थी और बहुत सारे तकरीबन वही खाने जो हम लोग खाते हैं, लेकिन ये लोग मसाला ज्यादा खाते हैं, हम लोग इतने ज्यादा जो स्पाइसी चीजें उनके खाने के आदी नहीं है। लेकिन बहरहाल इनकी ट्रेडिशनल डिशेज हैं, और ये लोग मतलब एक यहाँ लैंग्वेज का बहुत इशू है, आसानी से इनको ना हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश भी बोल लेते हैं कुछ लोग, लेकिन इनका एक अपना अंदाज है। लेकिन बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जो हम टेलीविजन पर जो हमें यहाँ का एक कॉन्सेप्ट था, आम लोगों में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत मदद करते हैं। लेकिन बहरहाल खानों का ये है कि इनके खाने लजीज बहुत हैं, लेकिन स्पाइसी होने की वजह से वो इसलिए भी है ना भट्टी साहब, क्योंकि वो जरा मुगलाई तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हमने जितना मिडिल ईस्ट वगैरह में भी इंडियन खाने खाए हैं, तो वो होते हैं हमारे टाइप के ही हैं, लेकिन लाइक टू मच ऑफ द मसालाज, और इसके मसाला जात जो होते हैं वो काफ़ी डालते हैं, क्योंकि उसको मुगलाई तरफ मोड़ देते हैं और इतना वो सिंपल नहीं करते। सबका रुख लेकर आएंगे आज के मैच की तरफ। मैं लाती हूँ ना इस बात पे, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी है हमारा। अच्छा भट्टी साहब, ये बताइए, की तरफ ना आ जाइएगा, अफगानिस्तान की टीम हमने हमेशा आपको पता ही है कि भट्टी साहब अफगानिस्तान को हमने हराया है, हमेशा काफ़ी अरसे से ही हरा रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर एक नफसियाती बर्तरी डेफिनेटली हासिल है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम जीतने के जो चांसेस हैं हमारे डेफिनेटली आज ज़्यादा हैं? उम्मीद तो है, लेकिन चांसेस भी हैं। देखें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अब तक जो 7 वनडे इंटरनेशनल हुए हैं, अफगानिस्तान करीब जरूर हुआ है, करीब जरूर आया है, लेकिन 7 के 7 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं। लेकिन ये जो चिदम्बरम स्टेडियम है चेन्नई का, इसकी जो पिच कल हमने देखी, ड्राई पिच है, जिसपे स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद मौजूद है। और नॉर्मली यहाँ जो ट्रेडिशन है, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से रिक्वेस्ट भी की थी कि इस मैच को किसी और वेन्यू पर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये अफगानिस्तान के फेवर में ग्राउंड है। उनके स्पिनर जो है राशिद, मोहम्मद नबी और नूर भी उनके स्पिनर हैं, मुजीब भी हैं, तो 4 उनके पास स्पिनर्स हैं। लेकिन उनके लिए मददगार पिच जरूर है। लेकिन कल जब उनके जो इंग्लिश कोच हैं जोनाथन ट्रॉट, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, 3 हमारे स्पिनर जरूर वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन हमारे बाकी 8 प्लेयर्स को भी परफॉर्म करना होगा। लेकिन कंडीशंस जो हैं वो अफगानिस्तान को सूट करती हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह पिछले 2 मैच बड़े मार्जिन से हारे हैं, तो मेरे ख्याल में अच्छा शो पाकिस्तान करके टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदों को जिंदा रख सकता है। देखें टूर्नामेंट में अगर आप देखें, टॉप की जो 3 टीमें हैं, इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इनका तो अब बहुत कम चांसेस है कि ये सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो। अब असल मुकाबला है पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, और अगर इंग्लैंड कहीं कमबैक करता है तो उनके दरमियान चौथे स्पॉट के लिए मुकाबला होता है। तो पाकिस्तान के लिए ये मस्ट विन मैच है आज का।
अच्छा, अब ये बताइएगा, ठीक है मस्ट मैच तो है, ज़ाहिर है आगे हम सारे जीत जाएं तो और भी अच्छा है, कोई चेंज किया जा रहा है? क्योंकि अभी हम फैज़ान से भी बात कर रहे थे, एक थॉट या एक खबर ये भी है कि वे प्रॉब्ली शादाब वुड बी बैक आज की पिच को मद्देनजर रखते हुए। देखिए, ये कल रात भी इस पे डिबेट चल रही थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट कन्विंस हो नहीं पा रही थी। वो चाह रही थी कि चूंकि उसामा ने एक मैच खेला है, कैच ड्रॉप होने के बाद उसामा बिल्कुल ही गिर गए, बॉलिंग भी खराब हुई, 0 पर आउट हो गए। तो कल रात तक तो यही सुन रहे थे कि अनचेंज स्क्वाड है, लेकिन आज सुबह चूंकि यहाँ मौसम भी गर्म है, बारिश की भी थोड़ी बहुत हर वक्त यहाँ पर इम्कानात रहते हैं, तो मेरे ख्याल में दोपहर को जब टीम आएगी एक बार पिच को देखेगी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर शादाब को खिला दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शादाब बैटिंग भी कर लेते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं, और उनके चूंकि फेलियर चल रहा है तो अफगानिस्तान के खिलाफ उनके बैटर्स के खिलाफ शादाब खान जो है वो एक अच्छा शो कर सकते हैं। लेकिन जो तमाम तर नजरें हैं वो बाबर आजम पर हैं। 4 मैचों में 83 रन उन्होंने बनाए हैं, एक उन्होंने इंडिया के खिलाफ 50 रन बनाए थे, लेकिन बाबर आजम पर सारी नजरें हैं कि बाबर आजम यहाँ वो रोल प्ले करें जो विराट कोहली इंडिया की तरफ से कर रहे हैं। बाबर आजम पे सारी नज़रें तो हैं ही, लेकिन वो नज़रों से ओझल भी हैं ज़रा, उनके बहुत से सवालात पिछले मैच के बाद ज़ाहिर थे कि बाबर उनको एड्रेस करें या उनका जवाब दें, लेकिन आप लोगों से गालिबन कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं है बाबर का? नहीं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी अब्दुल्ला क्या साराइयाँ हो रही हैं टीम के माहौल के हवाले से। जब हम जानना चाहते हैं तो टीम का कोई जिम्मेदार आकर ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि अंदरूने खाना क्या कहानियां चल रही हैं, वाकई है भी या सारी कयासारियां हैं, टीम को गिराने के लिए ये कुछ किया जा रहा है। अब जिस तरह जो बेंगलोर में मैच था, मैच से पहले हसन अली आए और मैच के बाद अब्दुल्ला शफीक आए और 4 सवालों में अब्दुल्ला शफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। कल जब प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें इमामुल हक आए, तो मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट को भी चाहिए कि भाई ठीक है, बाबर नहीं आ रहे, मिकी आर्थर आ जाएं, ग्रांट ब्रैडबर्न आ जाएं, मॉर्नी मॉर्कल आ जाएं, जो पाकिस्तान का मौकिफ जो है वो बेहतर अंदाज में पेश कर सकें। लेकिन अभी तक बाबर आजम हमने देखा है कि काफी दिन हो गए अब मीडिया का सामना करने से गुरेजी कर रहे हैं। वो वैसे क्या वजह, मतलब बहुत से सवाल ऐसे हैं जो कि एक्चुअली समवन इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी जिनको जवाब माना कि वो हिज परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क, बट ही इज स्टिल द कैप्टन ऑफ द टीम, तो बातचीत के लिए तो शायद उन्हीं को आना चाहिए। भट्टी साहब, देखिए, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि कप्तान ही आए, लेकिन हेड कोच भी आ सकता है, डायरेक्टर मिकी आर्थर भी आ सकते हैं, या पाकिस्तान के जो असिस्टेंट कोच हैं अब्दुल रहमान, मोहम्मद रिजवान, जो मतलब वो लोग जो जिनकी मीडिया में एक वैल्यू है, जिनकी खबरों को असल में हेडलाइंस मिल सकती हैं। लेकिन बाबर आजम मेरे ख्याल में थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हैं, चूंकि 4 में से 2 मैच पाकिस्तान हार गया है, फिर पहले मैच के बाद 3 मैचों में बाबर आजम खुद भी कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए मीडिया के सामना करने से कतरा रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। और सोशल मीडिया पर आपको पता है कि जब भी टीम हारती है तो क्या सारियां बहुत ज्यादा एकदम से गर्दिश में नजर आती है। तो मेरे ख्याल में अगर बाबर आजम या कोई टीम का और जिम्मेदार आकर, मुझे आज एक वाकया याद आ गया, 2009 में इसी तरह की कहानियां इंडिया के बारे में मशहूर थी। 2009 का जो T20 वर्ल्ड कप था, तो एक दिन इंग्लैंड में मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, महेंद्र सिंह धोनी पूरी इंडियन टीम को लेकर मीडिया के सामने आ गए कि ये मेरी टीम है और सारी टीम मेरे साथ खड़ी हुई है। क्या ही अच्छा हो कि बाबर आजम किसी दिन एक ऐसा शो कर दें, क्योंकि इंडिया जैसे मुल्क में अगर उल्टी सीधी लोग सोशल मीडिया पर क्या साराइयां करेंगे, और कुछ जो हमारे चैनल्स हैं उसमें भी पाकिस्तान टीम को गिराने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम अगर खुद आकर एक बार पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू बता दें तो सारी क्या साराइयां दम तोड़ जाएंगी। एब्सोल्युटली, लेट्स सी क्या होता है। होपफुली आज के मैच की जीत के बाद बाबर जरा सामने आए, आज के मैच के जीत के बाद तो हाँ, उम्मीद ऑब्वियसली है। और बिसाइड्स जिस तरह भट्टी साहब आपने भी याद दिलाया, और हमें पता ही है कि ऑन दीज इवेंट्स हमने हमेशा अफगानिस्तान को हराया ही है, सो वो ट्रैक रैकेट जो है हमारा बरकरार अभी इंग्लैंड को भी हराया है, रहना चाहिए। भट्टी साहब, थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ। बहुत शुक्रिया।
अच्छा जी, आपका शुक्रिया तो जी। ये आज मैच होगा, आपको पता ही है कि गालिबन 1:30 बजे शुरू हो जाएगा मैच, और दिस शुड बी द वन दैट वी विन, और इंशाल्लाह हमारी फॉर्च्यून्स जो है ना, जिसको कहते हैं ओवरटर्न होनी चाहिए। अच्छा जी, ये वीकेंड सियासी एतबार से भी ज़ाहिर है बड़ा इंटरेस्टिंग था। मुस्लिम लीग नून के कायद ही हैं अभी तक, तो वो वापस आए। मियां नवाज शरीफ वापस 4-4.5 साल बाद, इनफैक्ट 6 साल बाद उनके मुताबिक, उन्होंने तकरीर में जो इस्तेमाल किया कि उससे पहले भी वो केसेस में बिजी थे, आवाम से इस तरह खिताब करने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन मुल्क से बाहर वो 4 साल ही। हाँ, और एक ह्यूज गैदरिंग हुई मीनारे पाकिस्तान पे, और हाँ, किस तरह से हुई, क्या माहौल है, इस कितना साजगार है मुस्लिम लीग नून के लिए, इस पे तो ज़रूर सवाल हो सकते हैं, बहस हो सकती है, लेकिन नंबर पे आई गेस सवाल नहीं हो सकता, बिकॉज द क्राउड वाज एन ह्यूज नंबर। और क्योंकि हमारे कुछ सर्टनली एक ही जमात से एसोसिएटेड लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो 2020 की वीडियोस और वो आज का दिखा के भी पेश करते हैं ना, ड्रोन फुटेजेस, और फिर वो ये तो नजर आ रहा था, वो धड़ाधड़ रीट्वीट भी करते हैं लोग, जानते बूझते कि झूठ बोला जा सारी रहा है। पार्टीज इंक्लूडिंग नून, जिनका ये था सारा प्रोग्राम, अब झूठ नहीं बोला जा सकता ना, क्योंकि लोग भी होते हैं, वो एक विजुअली नजर आ रहा होता है, सवाल हो सकता है किस तरह का क्राउड था, लाहौर के शहरियों की प्रेजेंस कितनी थी, नौजवान कितने थे, दीगर शहरों से लाए गए लोग कितने थे, इस पे ज़रूर पूरा तज्जिया हो सकता है, लेकिन लोग तो बहुत थे। अच्छा जी, क्या कहना था उनका? बहुत सी बातें उन्होंने कर दी, बहुत से लोगों को काफ़ी तवक्को थी कि ज़रा हार्ड हिटिंग बातें थी, बट एक्चुअली उन्होंने रिफ्रेन किया। सुनाओ अगर, मतलब सुना तो दिया उन्होंने। अच्छा, वो खुद भी रिपीट कर रहे थे, तो मैंने कहा अभी सुनाना है तो सुना ही दो। बड़े इमोशनल सीन थे ज़ाहिर है, और वो अपनी बेटी से गले लग के रोते रहे। इसहाक डार भी इस मौके पर नज़र आ रहे थे। वैसे जब इसहाक डार का हाथ बुलंद कर कर नवाज शरीफ क्राउड के सामने लहरा रहे थे ना, बहुत से सवालात हम समेत बहुत से लोगों के जहन में आ रहे थे कि क्या उनकी परफॉर्मेंस बतौर फाइनेंस मिनिस्टर ऐसी थी। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, सियासतदानों की और सियासत की बात हो ही रही है, तो एक सियासतदान जो ताज़ा चिल्ला काट कर आए हैं, उनके बकौल कि वो चिल्ला काटने गए हुए थे, शेख रशीद। शुक्र है आपने ये कह दिया, उनके बकौल। हाँ, क्योंकि उन्होंने यही कहा ना। हाँ, ये उनके वर्ड्स हैं। हाँ, ये उनके वर्ड्स हैं। तो आए हैं और फिर वो आवाम में निकल गए। आपको पता है कि ज़्यादा देर तक तो बैठते नहीं हैं कहीं, तो लिहाजा उन्होंने चांदनी चौक पर नाश्ता किया, शहरियों के साथ उन्होंने बड़ी सेल्फियाँ वगैरह खिंचवाई, मतलब अपना एक ब्रवाडो जो होता है वो शेख साहब का बरकरार रहता है, किसी भी दौर में हो, किसी भी पार्टी के साथ भी हो, कुछ भी हो रहा हो, तो वो अपना एक फेस जो है वो मेंटेन करते हैं कि मैं बहुत अवामी हूँ, जो कि टू लार्ज एक्सटेंट वो हैं भी, और ख़ास तौर पे जो उनका अपना डोमेन है वहाँ वो काफ़ी पॉपुलर हैं। चांदनी चौक पे वो बैठे हुए थे, और ये देख लें ट्रैक सूट गालिबन या तो जॉगिंग से आ रहे हैं या तो जा रहे हैं, उसके बाद उसका हिसाब बराबर करेंगे, जितनी जॉगिंग के बाद पराठे जितनी कैलोरीज घटाई हैं वो कहीं डेफिसिट ना हो जाए कैलोरी, इसलिए उसको बढ़ाने के लिए शेख साहब पहुंचे हुए हैं पराठे खाने के लिए मोस्ट लाइकली, और सिरे पाए और निहारी वी डोंट नो, नान कुलचे, ये असम्पशंस हैं। बाय द वे पराठे तो हमें पता है कि डेफिनेटली होंगे, नान है और पाए हैं, ये तो नान है, पराठे नहीं है, यू कैन सी दैट। अच्छा हाँ, ये तो कुछ डेफिनेटली, लेकिन ये सूपी सी चीज, ये पाए ही लग रहे हैं प्याले में, और क्या होगा, तो इसलिए वो ट्रैक सूट थोड़ा सा निगेट हो गया इस सारी चीज में। बाकी खाने खाबे उनके उसी तरह ही चल रहे हैं। नो ऑफेंस टू एनीवन, बट मुझे पाए बिल्कुल नहीं पसंद। कुछ नहीं होता, उन्होंने आपको इनवाइट भी नहीं किया था इस पाए पार्टी पे, नॉट एट ऑल, बट मुझे कहने की कोई खास जरूरत नहीं है। एनीवे जी, कमिंग बैक टू नवाज शरीफ की वापसी, और जिनको पसंद है उनके लिए बड़ा एहतराम है हमारे दिल में, आपके पीपल लव इट बाय द वे। अच्छा जी, मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ हैं। शामी साहब, थैंक यू सो मच। हम पूछना आपसे ये चाहते हैं, नवाज शरीफ की वापसी पे ही बात हो रही है, वतन वापस आ गए हैं, पार्टी ने भरपूर उनका इस्तकबाल किया, बहुत बड़ा एक शो जिसको कहते हैं वो बनाया, तो तकरीर भी बस ठीक ही रही, बदले इंतकाम की ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की, लेकिन इलेक्शन की बात भी नहीं की, तो ये ज़रा हमें हैरानगी हुई इस बात पर। तो क्या ये तासुर लिया जाए कि मियाँ साहब जल्द या इवन जनवरी में इलेक्शन नहीं चाहते? देखिए, मियाँ साहब वापस आ गए और उनकी वापसी ही इस बात का ऐलान है कि इंतखाबात सर पर आ चुके हैं। उन्होंने इंतखाबात का मुतालबा नहीं किया या उसकी ज़रूरत नहीं समझी, तो ये बात वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। हो सकता है कोई 1-2 हफ्ते की ताख़ीर हो जाए, कोई फरवरी तक मामला चले जाए,
इसके बाद वो मुलतवी नहीं हो सकती। वो गैर मौजूदा मुद्दत के लिए इंतखाबात मुलतवी नहीं हो सकते। मैं इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और ना कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मियाँ साहब को एतमाद है कि अब इंतखाबी अमल का आगाज होगा और मुस्लिम लीग नून जो है उसकी भरपूर तैयारी कर रही है इंतखाबात में हिस्सा लेने की। उम्मीद की जानी चाहिए कि दूसरी जमातें जो हैं वो भी उसी तरीके से मैदान में उतरेंगी और उनको भी अपनी हसरत निकालने का मौका मिलेगा और यूं एक अच्छे इंतखाबी माहौल में हम आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा शामी साहब, नवाज शरीफ की आमद एक मरहला थी जो पूरा हो गया, लेकिन ये कोई अल्टीमेट गोल तो नहीं था। पार्टी को इलेक्शन जीतना ही जाहिर है उनका अल्टीमेट गोल होगा। एट द सेम टाइम 2013 वाला वॉकओवर माहौल नहीं है। इस बार सियासी मुखालफिन भी सख्त हैं, ऑल्दो उन्हें स्पेस नहीं मिल रही है। पर्टिकुलरली इनकी जो स्टॉन्च राइवल है PTI, हालिया परफॉर्मेंस भी काबिल तशहीर नहीं है, बिल्कुल ही काबिल तशहीर नहीं है। वोटर को अपनी तरफ लाना कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है PMLN के लिए? देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है एक पुरानी जमात है, एक बड़ी जमात है और उसकी जड़ें अवाम में मौजूद हैं और इस जलसे ने उसके कारकुनों में एक नई तवानाई बख्शी है और उनको एक नया हौसला मिला है और एक बड़ा जलसा करने के बाद मेरा ख्याल अब वो एक पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो ये जो बात समझी जा रही थी या कही जा रही थी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो गोया उसका मामला बिल्कुल साफ हो गया है, ये तो बड़ी सतही बात थी। मुस्लिम लीग नून को चैलेंज तो जरूर दरपेश है और उसके हरीफ जो हैं वो भी जाहिर है मैदान में होंगे, लेकिन वो एक बड़ी कुव्वत के तौर पर उनका मुकाबला कर सकेगी और एक बड़ा यानी मुकाबले का समा होगा, एक जोड़ पड़ेगा और फाइट होगी। तो मेरा ख्याल हमें एक अच्छा इंतखाबी दंगल जो है वो देखने को मिलेगा। इसमें अभी घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, कमिंग बैक टू द स्पीच, शामी साहब, नवाज शरीफ की स्पीच पे बात कर ले। मजमूई तौर पर तो देयर इज़ नथिंग मच टू रिपोर्ट फ्रॉम द स्पीच इटसेल्फ, लेकिन एक मकाम पर उन्होंने तहरीक इंसाफ के जलसों में आने वाली ख़वातीन से मुतालिक जो बात की वो बहुत ही गैर मुनासिब थी, बिल्कुल उनको करने की ज़रूरत नहीं थी। तो आप समझते हैं कि अगली बार मियाँ साहब को कोई बता देगा कि मुहतात रहेंगे या फिर ये उम्मीद बिल्कुल ना रखी जाए? मतलब वी वुड हैव एक्सपेक्टेड कि 4 साल कहीं से गुजार के आ रहे हैं, कुछ तो इन्होंने चेंजेस लाए होंगे अपने डिमीनर और उन्होंने एक्चुअली सियासी मुखालफत की कोई बात नहीं की, लेकिन ये बात खासी मायूब थी। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी कि उठा के ये कर ली, जो कि बिल्कुल गलत थी बाय ऑल स्टैंडर्ड्स? देखिए, मियां साहब ने बहुत तकरीर की है, 90 अल्फाज में अपनी बात कही है और तहरीक इंसाफ की ख्वातीन की बात तो नहीं की, मेरे ख्याल जलसे मजमूई माहौल की बात की है। तो इसलिए राई का पहाड़ तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी मजीद एहतियात की जाए तो इसमें कोई मजाका नहीं है। तो मियाँ साहब जो हैं उन्होंने उनका जो पूरा लहजा था वो बड़ा संजीदा था, उन्होंने कोई फप्ती नहीं कसी, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, कोई दुश्मन का जवाब दुश्मन से नहीं दिया। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वो इसी लहजे को बरकरार रखेंगे और मजीद मोहतात हो जाएंगे। शामी साहब, वैसे बात मायूब थी, राई का पहाड़ बनाने वाली, शायद बसद एहतराम मैं इससे इख्तलाफ करूँगा और आज के ज़माने में ये बातें खासी नोटिस होती हैं और जिस माशरे में वो 4 साल गुजार कर आ रहे हैं वहाँ से आई गेस इतनी अंडरस्टैंडिंग तो उन्हें हासिल हो जानी चाहिए थी। मुझे जब उन्होंने बात की तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग तज्जिया था कि हम गाना बना भी लेंगे, बग्गा साहब ने नया गाना उनका तरतीब दिया है, सुन भी लेंगे, डांस नहीं करेंगे तो ना करें। अच्छा, इसी पे हमाद अजहर साहब ने कहा कि जी ये तो सरकारी वसाइल का जलसा था एटसेट्रा, जो उन्होंने पॉलिटिकल अपना हरीफ को निशाना बनाना था बनाया। साथ उन्होंने कहा खतीजा शाह और सनम जावेद तो बाकी खवातीन को रिहा करें और फिर हमारा मीनार पाकिस्तान का जलसा देखें। तो मुझे उनकी भी बात की समझ नहीं आई कि क्या अजीब व गरीब किस्म की कुछ बातें हो रही थी, मतलब क्यों इस एलिमेंट को बीच में डालने की ज़रूरत है। मूविंग ऑन, अतीकुर रहमान के पास वापस चलते हैं क्योंकि वो इंडिया गए हैं, तो मतलब हम हर चीज़ जानना चाहते हैं ना कि वहाँ और क्या हो रहा है। तो वो स्ट्रीट फूड के लिए एक ढाबे पे पहुँचे, अब हम सब देखते हैं कि हमने वैसे देखा है। वी वुड लाइक टू नो कि आपको कैसा लग रहा है ये पराठा टाइप वॉट एवर इट वॉज। देखें, सुल्तान और अब मैं आ गया हूँ पराठा, जो यहाँ की फेमस डिश कहलाती है और थोड़ी लैंग्वेज भी यहाँ पे मैंने सीखी है कि बड़ी इरके क्या हाल है और मैं बिल्कुल सही हूँ। तो ये थोड़े से वर्ड मैंने यहाँ पे सीखे। कुट्टू पराठा क्या होता है
पराठे के बनाए जाते हैं और आप ये देखिए इस तरह तोड़ दिया जाता है हाथ से तोड़ने के बाद उसको प्लेट पर रखा जाता है और फिर ये देखे होंगे यहाँ पर जो है पराठे की जो है रेसिपी बन रही है। प्याज, टमाटर, कड़ी पत्ता और ये देखिए ये डाल दिया इसके अंदर वो पराठे, ये देख रहे हैं और ये देखें उसके बाद ये थोड़ा सा अगर कोई स्पाइसी जिसको चाहिए होता है ना तो वो डालते हैं, इसमें अंडे भी डाले जाते हैं और ये हमारे लिए ही तैयार हो रहा है कुट्टू पराठा। और फिर आप देखिएगा इसके बाद जो जैसे कराची में होता है कटाकट कटाकट आवाज आती है तो और ज्यादा जो है वो डैश किया जाता है। ये अंडे आते हैं यहाँ पर, ये इसके अंदर जो है वो डाले जाते हैं। बहुत मजे का लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है इसमें क्योंकि पराठे बने हुए हैं। ये इसमें थोड़ा सा मसाले डाले और ये देखिए ये अब इसको मिक्स करना शुरू, इस मिक्स करने के बाद इसको कटाकट की जो शक्ल देंगे और उसके बाद ये पार्सल देंगे और फिर हम खाएंगे, वो भी हम आपको। तो ये कुट्टू पराठा जो है हमारा तैयार हो गया यहाँ पर। अब हम इसको खा के देखते हैं, इसको ऐसे ही खाएंगे। शायद बहुत ज्यादा स्पाइसी होगा लेकिन इसमें जो कड़ी पत्ते का टेस्ट आ रहा है बहुत ही ठंडा भी है, कड़ी पत्ते का टेस्ट है, पराठे का बनाई हुआ है, इसको जिस तरीके से कटाकट किया गया है तो भाई अब्दुल्ला हुआ आउटस्टैंडिंग डिश है ये। देखने में कुट्टू पराठा लेकिन यहाँ की फेमस डिश है, उसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे। थैंक यू। माई प्रॉब्लम विद इट इज़ नंबर वन कि वो स्ट्रीट फूड तो अच्छा है लेकिन कुछ बहुत ही स्ट्रीटी एरिया था तो मुझे हाइजीन इश्यूज हो रहे थे। दूसरा ये था कि वो छिलके क्या थे, वो लहसुन के प्याज थी के छिलके नहीं, इट वाज अ लॉट ऑफ प्याज, जरा मोटी कटी थी। तो अतीक इज इंसिस्टिंग कि बहुत मजे की चीज थी। मेरी बात सुने, एक हम भी कड़ी पत्ता खाते हैं वैसे क्योंकि वो टहनियां भर भर के कड़ी पत्ता डाल रहा था, बहुत ज्यादा कड़ी पत्ता था। और कड़ी पत्ते का एक एसेंस ही चाहिए होता है, ये नहीं कि कड़वाई हो जाए। क्योंकि वो एक पत्ते में भी इतनी खुशबू होती है कि पूरे खाने को ओवरपावर कर सकती है। अगर आप पूरा दरख्त ही डाल देंगे लेकिन मतलब इट कुड बी रियली नाइस एज़ वेल। अच्छी और अतीक कह रहे थे कि मजे और मुझे इसका नाम बिल्कुल नहीं समझ आया, कोई सा पराठा था लेकिन मैं गलत ना कह दूं इसलिए मैं इज्तिनाब भी करूंगा कुछ कहने से। आपको अगर पता हो कि एग्जैक्टली क्या चीज खा रहे थे क्योंकि हमें वी डिडंट गेट द नेम ऑफ द थिंग, लेकिन जिस तरह अतीक खा रहे थे तो उनके खाने के अंदाज से लग रहा था कि बड़े मजे की चीज है। ये हमें ये खाने के बाद पूरी रात करवटें बदलते रहे ये लोग। यही वो चीज़ थी। बट इन माई ओन ओपिनियन देखने से मुझे वो बाजरे के पकौड़े जो थे ना वो बेहतर लग रहे थे। क्योंकि वो मेरा ख्याल है नीचे होटल में उन्होंने जाके ट्राई किए थे और ये गली में तो आपको यहाँ हाइजीन के ज़्यादा इशूज। ओके फाइन, या सो बी इट, वी विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। अच्छा, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो पहुंचे हुए हैं और हमें वहाँ के फ़लस्तीन और इज़राइल की वॉर के हवाले से बता रहे हैं, उनमें तारिक अबुल हसन एन लबनान इज़राइल बॉर्डर पर खड़े इज़राइल के तौसी पसंदाना अमल की वजाहत कर रहे हैं। और तारिक अबुल हसन के मुताबिक लबनान में अगर आप किसी से भी पूछे ना कि इज़राइल की सरहद किस तरफ है, चाहे वो मुसलमान हो या ईसाई, छोटा बड़ा बूढ़ा जो भी हो, वो बताते हैं कि फ़लस्तीन इस तरफ है, वो इज़राइल कभी मेंशन नहीं करते। वो तो तारिक अबुल हसन जी, मैं इस वक्त इसराइली सरहद पर उदाइसी के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इजरायली सरहद मेरे अक़ब में नज़र आ रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि यहाँ पर मेरे राइट साइड के ऊपर लबनान है और आप बहुत सरहद के साथ बहुत करीब आबादी देख रहे होंगे जो इसराइली शहर की, इस कस्बे की आबादी है और उसके साथ ही बिल्कुल जुड़ी हुई इजराइल की सरहद है। तो ये समझना कि ये लोग यानी लबनानी लोग इसराइल की सरहद के पास आकर आबाद हो गए हैं, ऐसा नहीं है। इसराइल की जो तौसी पसंदाना अज़ाइम है कि इसराइल मुसलसल आगे बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते इनके घरों तक पहुंच गया है, यानी इनके घरों और इसराइल के और लबनानी अवाम के घर के दरमियान बाज़ जगह 100 फीट का भी फासला नहीं है, सिर्फ एक रोड है जो इनको जुदा कर रही है या ये एक ऊंची दीवार है जिसने जो है एक हदबंदी की हुई है। और आप देखें कि इससे ऊंचे मुकामात से पूरा जो है वो इसको मॉनिटर किया जाता है, इस इलाके को,
अगर अली इमरान जो मेरे साथ कैमरामैन के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, अगर ये दिखा सकें तो ऊपर आपको कम्युनिकेशन टावर इसराइल का नज़र आ रहा है और ये यहाँ से इस पूरे इलाके को मॉनिटर किया जाता है, जो यकीनन यहाँ के लोगों के लिए काम करना और यहाँ रहना किस कदर मुश्किल है। ज़ाहिर मुश्किल है। एंड थैंक यू तारिक अबुल हसन। और जिस तरह से इनको यहाँ लाकर बिठाया गया और अब फैलते चले जा रहे हैं और फैलाया जा रहा है, वो भी सबके सामने ही है। कल मिलेंगे इंशाल्लाह।